भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन आज एक बहुत बड़े सवाल के मुहाने पर खड़ा है। सवाल ये है कि क्या हम भारतीय उस आज़ादी को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, पर आज ये एक हकीकत बनता जा रहा है। चलिए आज इसी मुश्किल सवाल की तह तक चलते हैं। 85%, जी हाँ 85%। हाल ही में प्यू रिसर्च के एक सर्वे में ये बात सामने आई है। मतलब हर 10 में से 8.5 लोग एक ऐसे सिस्टम के लिए तैयार हैं जहां शायद उनकी अपनी आज़ादी ही दांव पर लग जाए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक ऐसा आंकड़ा जो हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या सच में भारत के लोग एक डिक्टेटर चाहते हैं या फिर कहानी कुछ और है? क्या ये सिर्फ उस सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन है, उस निराशा की आवाज़ है जो उन्हें लगातार मायूस कर रही है? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी सतह के नीचे झांकना होगा और उस गहरी निराशा को समझना होगा जो आज बहुत से लोगों के मन में घर कर गई है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये चिंता कोई आज की नहीं है। खुद सोचिए, जिस महान इंसान ने भारत का संविधान लिखा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो भी इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि क्या लोकतंत्र सच में भारतीय समाज की जमीन पर अपनी जड़ें जमा भी पाएगा या नहीं। और आज देखिए उनकी वो चिंताएं कितनी सच लग रही हैं। क्योंकि आज आम आदमी के लिए लोकतंत्र का अनुभव कैसा है? मतलब एंडलेस डिलेज, फाइलों का ढेर, हर लेवल पर भ्रष्टाचार और वो राजनीतिक खींचतान जिसमें जरूरी फैसले भी सालों साल बस अटके रहते हैं। सिस्टम जैसे रुक सा गया है। चलिए एक छोटा सा बिल्कुल ताज़ा उदाहरण देखते हैं। यूपी में सरकारी स्कूलों में टीचर्स की अटेंडेंस ऑनलाइन करने का एक नियम लाया गया। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? मतलब टीचर्स की जवाबदेही बढ़ेगी, बच्चों का भला होगा, इससे कौन ही असहमत होगा। पर भारत में चीजें इतनी सीधी कहाँ होती हैं। हुआ ये कि टीचर्स की यूनियनों और विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। नतीजा, सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है। जहां कोई भी अच्छा सुधार लाने की कोशिश करो तो कुछ ताकतवर गुट उसे रोक देते हैं। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। एक और उदाहरण देखिए। सरकार ने हिट एंड रन हादसों को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने की कोशिश की। मकसद बिल्कुल साफ था, हमारी सड़कों को और सुरक्षित बनाना। लेकिन यहाँ भी वही हुआ। फिर से वही कहानी, ट्रक ड्राइवरों ने देश भर में प्रदर्शन किए और एक और अच्छे इरादे वाला कानून ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ऐसे में इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है कि बहुत से लोग अब ये सोचने लगे हैं कि यार, क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम सच में काम भी करता है? और जब लोकतंत्र की ये धीमी रफ्तार इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है तो क्या होता है? लोग दूसरे विकल्पों की तरफ देखने लगते हैं। और यहीं पर वो तानाशाही का आइडिया, एक स्ट्रॉन्ग लीडर का आइडिया बहुत आकर्षक लगने लगता है। तेज रफ्तार, फटाफट फैसले, एकदम डिसिप्लिन, ये वादे बहुत लुभावने लगते हैं। लोग क्या देखते हैं? वो देखते हैं चीन के चमचमाते हाईटेक शहर, वो बुलेट ट्रेनें जो पलक झपकते ही शहरों को जोड़ देती हैं। वो रूस के मजबूत लीडर की तस्वीरें देखते हैं और फिर वो अपने देश की धीमी रफ्तार और कियोस्क को देखते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद वही सिस्टम बेहतर है। इस फर्क को समझने के लिए ये तुलना देखिए। एक तरफ है भारत की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, 2017 में ऐलान हुआ था और आज तक अधूरी है। और दूसरी तरफ है चीन, जिसने सिर्फ एक दशक में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। ये फर्क जमीन आसमान का है। लेकिन इस रफ्तार और इस चमक दमक की एक कीमत होती है, एक बहुत बड़ी कीमत। एक ऐसा सच जो अक्सर इन ऊंची इमारतों की परछाई में छिप जाता है, और वो कीमत है इंसानी आज़ादी। तो असल में होता क्या है कि इस ऑर्डर और डिसिप्लिन को बनाने के चक्कर में सबसे पहले व्यक्तिगत आज़ादी ही छिन जाती है। चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार आपके हर काम पर नजर रख रही है और आपको पॉइंट्स दे रही है। अगर पॉइंट्स कम हुए तो ट्रेन का टिकट नहीं खरीद सकते, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। तो ये जो तानाशाही की चमचमाती इमारतें दिखती है ना, वो असल में एक धोखा है। इनकी नींव सरकार से असहमत होने वालों की आवाज़ों को कुचल कर रखी जाती है, मीडिया को खामोश करके और मानवाधिकारों को दफन करके। रूस में
पुतिन के विरोधी रहस्यमयी तरीके से मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक तस्वीर पर धूल आ जाने से पूरे परिवार को सजा मिलती है। ये है उस चमक की असली कीमत। और यहीं हम वापस लोकतंत्र पर आते हैं। हाँ, इसमें खामियां हैं, ये धीमा है, फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन ये हमें एक ऐसी चीज देता है जो किसी भी तानाशाही की चमचमाती बुलेट ट्रेन से ज्यादा कीमती है। और वो है एक आम नागरिक की आवाज। ये ताकत कि एक आम इंसान भी सबसे ताकतवर सरकार को चुनौती दे सकता है, अपने नेताओं से सवाल पूछ सकता है, उन्हें जवाब दे ठहरा सकता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार आपके गांव के पास जंगल में कोई माइनिंग प्रोजेक्ट लाना चाहती है। लोकतंत्र में क्या होगा? आप विरोध कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, मीडिया में अपनी बात रख सकते हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फैसला भले ही धीरे हो, लेकिन आपकी आवाज सुनी जाएगी। और तानाशाही में एक नोटिस आएगा और अगले दिन बुलडोजर। कोई सवाल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बिल्कुल हाल ही का एक वाकया है। जब सरकार यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ नए नियम लेकर आई तो हुआ ये कि उन्हीं के अपने वोटर्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और नतीजा, इतनी ताकतवर सरकार को भी अपने ही लोगों के सामने झुकना पड़ा, नियम वापस लेने पड़े। ये है डेमोक्रेसी की असली ताकत। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें इस घर को गिरा देना चाहिए? नहीं, जवाब घर गिराने में नहीं, बल्कि इसकी मरम्मत करने में है। इसकी टूटी हुई नींव को ठीक करने में है, इसकी दीवारों को मजबूत बनाने में है। हमें सिस्टम को बदलना है, सिस्टम को खत्म नहीं करना। तो ये असली बदलाव आएगा कैसे? हमें चाहिए जुडिशियल रिफॉर्म्स। सोचे, हमारे कोर्ट्स में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, न्याय कैसे मिलेगा? हमें चाहिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए साफ सुथरे, तेज और पारदर्शी नियम। और सबसे जरूरी, हम सबको, मतलब वोटर्स को जागरूक होना होगा। नेताओं को उनके काम पर चुने, न कि पैसे, जाति या धर्म के नाम पर। और ये बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े बड़े आंदोलनों की जरूरत नहीं होती। हाल ही में एक कॉमेडियन ने बस एक सोशल मीडिया रील में अपने शहर की टूटी सड़क दिखा दी, और जानते हैं क्या हुआ? 1 हफ्ते के अंदर वो सड़क ठीक हो गई। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है कि जब नागरिक अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करते हैं तो बदलाव आता है, जरूर आता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर हम पर ही आती है। भारत का भविष्य किसी एक नेता या सरकार के हाथों में नहीं है, वो इसके लोगों के हाथों में है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या लोकतंत्र टूटा हुआ है, असली सवाल ये है कि क्या हम, भारत के नागरिक, इसे ठीक करने के लिए, इसे काम करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सिस्टम इंतजार कर रहा है।